प्रिय विद्यार्थियों, आज की कालांश में आप सभी लोगों का स्वागत है। पूर्व कालांश में हमने जयशंकर प्रसाद की रचना कामायन यानी कि आंसू काव्य के बारे में पढ़ा। किस तरह से प्रियतमा की निष्ठुरता कवि के लिए एक दुख का कारण बन जाती है, उसकी हृदयगत पीड़ा का कारण बन जाती है। इस आंसू काव्य में कवि ने अनेक प्रकार की कल्पनाएं अपने मन में की हैं और साथ ही साथ निष्ठुर प्रेमी के प्रति अपनी अभिव्यक्ति उपालंब के रूप में प्रकट किया। कवि जयशंकर प्रसाद ने आंसू काव्य में जितनी भी पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, वो सभी वेदनाएं उमड़ घुमड़ कर आंसू के रूप में प्रकट होती है। आंसू मन की पीड़ा की अभिव्यक्ति का माध्यम है। आंसू हमारी हर पीड़ा को प्रकट करने का एक उचित माध्यम है। मन में उमड़ रही उस पीड़ा को अभिव्यक्त आंसू के रूप में ही हम कर सकते हैं। इसलिए कविता ने एक आंसू कविता में उन आंसुओं की धरोहर को हमारे सामने रखा है और ये भी बताया कि किस तरह से आंसू हमारी मानसिक व्यथा को प्रकट करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो पाते हैं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद ने अपनी काल्पनिकता और अपनी हृदयगत सोच के माध्यम से इस आंसू प्रबंध काव्य को लगभग 133 पदों में हमारे सामने रखा है। इसके कुछ अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में भी शामिल किए गए हैं। कवि की अपनी एक अनमोल कल्पना है, उसी अनमोल कल्पना को हमारे सामने बड़े ही आकर्षक शब्दों में सामने रखा है। कवि का हृदय उस प्रियतमा को सदैव याद करता है, स्मृत करता है, किंतु वह कठोर हृदय प्रियतमा तनिक भी अपने प्रेमी की तरफ नजर नहीं डालती, उल्टा उसकी उपेक्षा करती है। ये उपेक्षा का दृष्टिकोण इस विरही हृदय के लिए असहनीय बन जाता है। आंखों से आंसू बहते रहते हैं और किसी भी तरह से उस पीड़ा को शब्दों द्वारा अभिव्यक्ति कर पाना लगभग असंभव है। कवि जयशंकर प्रसाद ने उसी कविता को हमारे सामने बड़े ही आकर्षक शब्दों में, बड़े ही रोचक शब्दों में हमारे सामने और मार्मिकता भरे शब्दों में हमारे सामने प्रकट किया है। और ये भी बताया है कवि पंत ने भी कवि जयशंकर प्रसाद के साथ साथ और पंत ने भी इस विनय के बारे में लिखा है। मिलन अंत है मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। हम ये कह सकते हैं, मिलन अंत है और मधुर प्रेम का और विरह जीवन है। विरह प्रेम भी जागृति गति है और गति सुसुप्त मिलन। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि मिलन अंत है और मधुर प्रेम का और विरह जीवन है, क्योंकि विरह में ही प्रेमी तड़पता है, विरह में ही वो सच्चे प्रेम की अनुभूति करता है और विरह ही उसके सच्चे प्रेम को प्रकट कर पाने में सक्षम हो पाता है। विरह के लिए तड़पना, अपनी प्रियतम की उस छवि को संवारना, ये विरह काल में ही होता है। वास्तविक प्रेम की अनुभूति विरह में ही हो पाती है, क्योंकि वैसे भी तो सच्चे प्रेम की अनुभूति पास रहने से नहीं चल पाता। उस सच्चे प्रेम की अनुभूति हो पाती है जब हमारा प्रियतम, हमारा प्रिय हमसे, हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, तो उसकी अनुभूति, उसका मूल्य, उसकी कीमत हमें तब मालूम पड़ती है। उसके बिना हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि वास्तव में उससे उसका रिक्तपन, उसका खालीपन हमें खाने को दौड़ता है, काटने को दौड़ता है। तो कितनी अनुभूति है उस प्रेम में, कितनी अभिव्यक्ति है उस प्रेम में। कवि ने इसको बड़े ही रोचक शब्दों में हमारे सामने रखा है और कवि ने बड़े ही आकर्षक शब्दों में इस आंसू काव्य को हमारे सामने रखा है। क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी, देखिए। कितनी निर्जन रजनी में तारों के दीप जलाए, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए। कवि कहता है कि मैं निर्जन यानी एकांत
और रजनी का मतलब होता है रात्रि में। कवि यहां कल्पना करता है स्वर्ग गंगा यानी स्वर्ग की गंगा, स्वर्ग की गंगा। उज्ज्वल यानी पवित्र। तो कवि यहां कल्पना करता है कि कितनी ही एकांत में मैंने रातें बिताई है, तुम्हारी स्मृति में, तुम्हारी याद में, तुम्हारी विरह में मैंने कितनी ही रातें बिताई है जिसकी अनुभूति तुम नहीं कर सकती। मैंने निर्जन में एकांत में बैठ करके रात्रि रात्रि भर के तारों रूपी दीपक को अपने हृदय में जलाया है, अर्थात पूरी रात भर उन तारों को निहारता रहा था, तारों रूपी दीपकों को अपने हृदय में जलाए रखा था। अर्थात ये तारे उस प्रेम की गवाही देते हैं, उस प्रेम के सच्चे स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं कि मैं एकांत में बैठकर कितनी ही रातें एकांत में बैठ करके तारों के मन में तारों रूपी दीपक को जलाए और प्रतीक्षा करता रहता था तुम्हारी, और सोचता था कि इस मन रूपी यानी मन के अंदर जो दीपक जल रहे हैं, आशा रूपी दीपक है जल रहे हैं और आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, ये दीपकों का ही प्रतीक था कि कितने ही मैंने तारों के रूप में मैंने अनेक दीपक जलाए हैं, आशावादी दीपक जलाए हैं। और जब तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हो जाती, तुम आते नहीं, तो मैं क्या करता था, स्वर्ग गंगा की धारा में उज्जवल उपहार चढ़ाए, जो दीपक मेरे हृदय में जलाए रखता था, और जब प्रतीक्षा करते करते थक जाता था तो उन्हीं दीपकों को मैं स्वर्ग की गंगा में, उसकी धारा में बहा देता था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इन दीपकों की चमक या दीपकों का महत्व कम हो। इसलिए मैंने यहाँ कवि ने स्वर्ग की गंगा को प्रेम के प्रतीक के रूप में सामने रखा है, उसे उज्जवल उपहार की संज्ञा दी है, और साथ ही साथ यह भी बताया है कि प्रेम भी स्वर्ग की गंगा की तरह है। इसलिए उसी तारों रूपी दीपकों को मैं स्वर्ग की गंगा की धारा में बहा देता था। ये मेरा अपना प्रेम था, अपनी प्रियतमा के प्रति उज्जवल उपहार चढ़ाए। उज्जवल यानी पवित्र। मैं अपने पवित्र मन से अपने प्रियतमा को वह जलता हुआ दीपक रूपी जो दीपक है, जो आशा रूपी दीपक है, उसे स्वर्ग की धारा में, स्वर्ग की गंगा की पवित्र धारा में जला करके या बहा करके अपना अमूल्य उपहार चढ़ाता था उस प्रियतमा के प्रति। ये मेरा अपनी प्रियतमा को एक अमूल्य उपहार था जो सदैव मैं चढ़ाया करता था। न जाने कितनी ही रात्रियां, कितने ही दिन मैंने उसकी स्मृति में, उसकी याद में मैंने बिताए हैं। तारों भरी रात में और दीपकों की मन में आशा रूपी दीपक को जलाए, और साथ ही साथ स्वर्ग उन्हीं आशा रूपी दीपकों को स्वर्ग की धारा में, पवित्र धारा में मैंने बहा दिया। ये मेरी प्रियतमा के लिए एक अमूल्य उपहार था। ये मेरा सच्चा प्रेम था। ये सच्चे प्रेम की अभिव्यक्ति थी जो मेरे मन में उत्पन्न हुई थी। ये प्रथम पद्यांश का अर्थ। अब देखिए, गौरव था नीचे आए तुम, प्रीतम मिलने को मेरे, मैं उठला उठाए किचन, देखे जो स्वप्न सवेरे। आगे कवि कल्पना करता है, मुझे गौरव था यानी अभिमान था कि मेरा प्रीतम अपना स्थान छोड़ करके मुझसे मिलने आए, कि तुम नीचे आए। यानी कहने का तात्पर्य है, नीचे आने का तात्पर्य है कि तुमने मेरा मान सम्मान रखा। मुझे बड़े गौरव हुआ कि तुमने झुकी, तुम कठोर नहीं रही। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति जो प्रेम का भाव था वो संचारित हुआ, बहने लगा। मुझे इस बात का गौरव था, यानी घमंड था, गर्व था। गौरव यानी गर्व था कि तुम मुझसे मिलने के लिए नीचे आए, दूर से चलकर आए। प्रीतम मेरे को मिलने को मेरा प्रियतमा, मेरी प्रियतमा मुझसे मिलने को नीचे आई। अपना स्थान छोड़ करके, अपनी जगह छोड़ करके, अपनी मान मर्यादा को त्याग करके, समस्त प्रकार के
गौरव को त्याग करके मेरी प्रियतमा मुझसे मिलने को आई। मुझे बड़ा गर्व था, मुझे बड़ा गौरव हुआ। मैं इठला उठा किंचन, अकिंचन यानी अचानक, अचानक में इठला उठा। मैं जब ये कल्पना में खोया हुआ था, इठलाने का मतलब होता है गर्व, इठलाने का मतलब तात्पर्य है कि खिल उठता पूरी तरह से। मैं खिलखिला उठा, मैं बहुत खुश उठा कि अचानक मेरे मन में ऐसा लगा कि शायद मेरी प्रियतम मुझसे मिलने के लिए स्वयं आई। देखे जो स्वप्न सवेरे, मैंने प्रातः काल को ये सब एक स्वप्न, सुनहरा स्वप्न देखा था कि मेरा प्रियतम मुझसे मिलने के लिए आए। कहते हैं कि प्रातः काल का देखा हुआ स्वप्न हमेशा अच्छा और एक कहने का मतलब होता है हकीकत स्वप्न होता है। जो सुबह का देखा हुआ स्वप्न कभी झूठा नहीं होता। कभी भी अपनी कल्पनाओं में, अपने स्वप्न में अपनी प्रियतम की उस तस्वीर, उस स्वरूप को देखते हैं कि किस तरह से उसकी प्रियतम उनसे मिलने के लिए आई है, अपनी समस्त मान मर्यादा को त्याग करके। ये मुझे गर्व था, मुझे गौरव था, गर्व था और मैं इठला उठा। इठलाने का मतलब होता इतराना। एक तरह से मैं पूरी तरह से इतराना या घमंड करने लगा। अकिंचित, अचानक मेरे मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगी। देखिए जो सवेरे, स्वप्न सवेरे, जो मैंने सुबह सुबह पहले एक अपनी उस प्रियतमा का स्वप्न देखा था, वह साकार रूप में मुझे प्रतीत हुआ। ऐसा लगा कि देखा गया स्वप्न साकार रूप में परिणित हो गया है। मेरी प्रियतमा सब मुझे मिलने को आई है। ये मेरा सपना ही था जो मैंने प्रातः काल देखा था, क्योंकि प्रातः काल देखा हुआ स्वप्न हमेशा सच्चा होता है। इसलिए कभी भी इस सपने को सच्चा मान करके उसी अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया देता है। देखिए अगली पंक्ति में, मधुरा का मुस्काती थी पहले देखा, अब जब तुमको परिचित से जाने कब के, तुम लगे उसी क्षण हमको। कवि कह रहा है मधुरा का यानी रात्रि, मधु का मतलब होता बसंत, राका का मतलब होता रात्रि। रात्रि की वह बसंत की मधुर रात्रि मुस्कुराती हुई प्रतीत होती थी। चारों तरफ चंद्रमा की शीतल किरणें, ऐसी किरणें जो सारी पृथ्वी के ऊपर अपनी मुस्कुराहट बिखेर रही थी। ऐसा क्योंकि वह मधुमास था, वह बसंत की वह रात्रि थी जो मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। कवि ने यहाँ पर कल्पना की है और यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। मधु राका यानी मधु का मतलब था बसंत, बसंत रूपी राका यानी रात्रि मुस्कुराती थी, मुस्कुराती हुई प्रतीत हो रही थी। कवि कल्पना करता है पहले देखा था तुमको, नायक कहता है, कवि कहता है जब नायक ने नायिका को पहली बार देखा था, तब देखते ही परिचित से जाने कब के, न जाने क्यों ऐसा लगा कि जैसे कोई वो जाना पहचाना है, परिचित सा है, पहले उससे मिल चुके हैं या उसका जो हृदयगत संबंध है वो गहरा संबंध है। ऐसा परिचित व्यक्ति या अपने प्रियतमा को देखा तो मन में तरह तरह के सवाल उठे कि शायद ये परिचित है मेरा, जाना पहचाना है मुझे। तुम लगे उसी क्षण को, जब हमने पहली बार, हे नायिका, हे प्रियतमा, जब तुमको पहली बार हमने जिस क्षण देखा था उसी क्षण तुम अपने लगने लगे थे हमको, हमने तुम्हें अब स्वीकार कर लिया था। और मधुर रात्रि, बसंत जिस तरह से मधुर रात्रि, बसंत की मधुर रात्रि जिस तरह से प्रकृति की आभा को और अधिक बढ़ा देती है, सुंदरता को बढ़ा देती है, मेरे जीवन में भी हे नायिका, हे प्रियतमा, तुम बसंत की रात्रि के समान मुस्कुराती हुई मेरे इस जीवन के उस क्षण में तुम आई थी। पहली बार जब मैंने देखा तो मुझे तुम परिचित सी प्रतीत हुई, परिचित यानी जानी पहचानी सी प्रतीत हुई। जब मैंने तुम्हें वास्तविक रूप से देखा उसी क्षण से मैंने तुमको अपना स्वीकार कर लिया, उसी क्षण से मुझे तुमसे प्रेम हो गया, तुमसे लगाव हो गया, तुम्हारे प्रति मेरा आकर्षण बढ़ता गया। और इस तरह से इसे ही प्रेम कहते हैं। ये प्रेम
एक क्षण में आंखों ही आंखों में हो जाता है। जिस क्षण से तुम्हें मैंने देखा, तुम्हारे रूप सौंदर्य को देखा, उसी रूप सौंदर्य को देख करके मुझे आभासित हुआ कि तुम मुझे अपने से लगने लगे, मुझे अपने से प्रतीत होने लगे, परिचित लगे। मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई जाना पहचाना जीवन का वह भुला बिछड़ा हुआ प्रीतम मुझे मिल गया हो। इस प्रकार से इसमें जीवन के उन सुखद क्षणों की अनुभूति को प्रकट किया गया है। देखिए आगे क्या है। परिचय राका जल निधि का, जैसा होता हिमकर से, ऊपर से किरणें आती मिलती है गले लहर से। आगे कवि कल्पना करता हुआ कहता है परिचय राका, जैसे परिचय यानी राका यानी रात्रि या चंद्रमा। जल निधि, जल का स्वामी यानी चंद्रमा, जैसे बर्फ पिघल करके नदियों के रूप में अंत में सागर से जाकर मिल जाता है, किंतु गिरते हुए बर्फ से, या हम ये कह सकते हिमकर यानी बर्फ, हिमकर यानी हिमालय पर्वत भी हो सकता है या बर्फ भी हो सकती है। ऊपर से किरणें आती मिलती गले लहर से, कहने का मतलब ताकि चंद्रमा की शीतल मधुर और आकर्षक जो किरणें, जो आसमान से धरती की ओर स्पर्श करती हुई किरणें जब उसके ऊपर पड़ती, हिमकर के ऊपर या हिमालय के ऊपर पड़ती, तो क्या ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वो किरणें उस हिमालय के, या हम ये कह सकते हैं कि वो लहरें उसे अपने गले मिलकर के अपने प्रेम को प्रकट कर रही है। तो इस प्रकार से ये जल निधि है, समुद्र है, जो बाद में पिघल कर नदियों के रूप में उसका जल झरनों के रूप में बहने लगता है। बर्फ का वह सुंदर आकर्षक रूप, जिसके ऊपर जब चंद्रमा की शीतल किरणें आती है तो उसकी सुंदरता और अधिक बढ़ जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है लहरों के रूप में जो मिलने वाली किरणें हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो गले मिल करके अपने प्रेम को प्रकट कर रही हो। ये प्रकृति का मानवीकरण है। मैं अपलक इन नयनों से निरखा करता उस छवि को, प्रीतमा डाली भर लाता कर देता दान सुकवि को। कवि कहता है मैं अपलक, अपलक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए, इन अपने नेत्रों से तुम्हारे उस सुंदर रूप को देखा करता था। छवि का मतलब होता है रूप, सौंदर्य, रूप सौंदर्य। कवि कहता है मैं अपलक, मैं अपलक यानी बिना पलक झपकाए इन अपने ही नेत्रों से तुम्हारे सौंदर्य को निरखा करता था। तुम्हारी सुंदरता मेरी आंखों में समाहित हो गई थी, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। उसे ही मैं सदैव देखा करता था। वह सुंदर छवि, वह सुंदर रूप मेरी उस आंखों में समाहित हो गया था। मैं पलक भी नहीं झपक पाता था, केवल नेत्रों से उस प्रीतमा का ही सुंदर रूप मेरे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ था। प्रीतमा ने डाली भर लाता था। प्रीतमा क्या करती थी, अब सुंदर सौंदर्य को वह पूरी तरह से मेरे अंदर भर देती थी, उस सौंदर्य का स्वरूप मेरे अंदर भर देती थी। कर देता दान सुकवि को, अर्थात वह सुकवि यानी श्रेष्ठ कवि, श्रेष्ठ कवि क्या कर देता, कविता के रूप में उससे दान कर देता था, उसे वापस कर देता था, क्योंकि वो अपने पास में नहीं रखता था। सुकवि यानी श्रेष्ठ कवि, वह उस मनमोहक छवि को कल्पना के रूप में ढाल करके एक कविता का रूप दे देता था, और कविता का रूप दे करके उसे फिर दान कर देता था, वापस कर देता था। अर्थात वो उस चीज को लेता ही नहीं था, बल्कि वो प्रतिदान भी करता था, क्योंकि ये प्रीतमा की मधुर छवि थी, प्रीतमा का मधुर आकर्षक रूप था, जो सदैव उस प्रीतम को अपनी ओर आकर्षित करता था। इस प्रकार से वह आकर्षक रूप, वह आकर्षक छवि उसके मन मस्तिष्क को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। कवि यहाँ पर कल्पना करता है कि वह सौंदर्य की प्रतिमा, वह सौंदर्य का रूप जिसने मेरे अंदर
प्रेम का आकर्षण उत्पन्न किया, प्रेम की उस रूप को उत्पन्न किया, और सुकवि जो है उसी प्रेम को कविता के रूप में ढाल करके उसी प्रियतमा को वापस दान कर देता है। वो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उसकी प्रियतमा उसके हृदय में, उसकी आंखों में समाहित है। वो तो केवल कल्पना की उस रूप को, कल्पना की उस छवि को वापस कर देता था। देखिए, निर्जा सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी वो मंत्र मुग्ध माया में। कवि कल्पना करता है, यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य रूप को हमारे सामने रखा है। निर्जर यानी झरना, निर्जर यानी झरना, झरना झिरझिर करता, झिरझिर की यानी पानी की गिरने की, झरझर की आवाज आती। झरना निरंतर रूप से, प्रेम का ये अप्रवाहित झरना निरंतर रूप से गिरता रहता। माधवी कुंज छाया में, माधवी यानी, माधवी का मतलब होता है बसंत की, बसंत की उस कुंज यानी वृक्षों की छाया में। कुंज यानी वृक्षों का समूह है, वृक्षों का समूह है। बसंत का सा आभासित करता था वृक्षों का समूह है। झिरझिर गिरता झरने का वह रूप, प्रकृति का बड़ा ही आकर्षक वह रूप, चेतना बही जाती थी। उस प्रकृति के रूप को देख करके कवि की जो चैतन्य मन है, वो चैतन्य मन उसकी सौंदर्यता के प्रति बहता जा रहा था, अर्थात उसका मन उसके वश में नहीं था। वह पूरी तरह से चैतन्य हो चुका था, उस सौंदर्य के प्रति सम्मोहित हो गया था। और इसलिए बसंत ऋतु की वृक्षों पर जिस तरह से बाहर छा जाती है, वृक्षों पर हरे भरे पत्ते छा जाते हैं, सुंदरता का आभासित रूप छा जाता है, चेतना वही जा रही थी। कवि कह रहा है, मेरी अपनी स्वयं की चेतना, जागरूकता, अर्थात मैं पूर्णतः सजग हो गया था। मेरी जो कल्पना थी, चेतना थी, वो बही जा रही थी उस गति में, वो मंत्र मुग्ध माया में। मैं उस प्रकृति की माया में, प्रकृति की सुंदरता में मंत्र मुग्ध हो गया था। मुझे प्रकृति में ही अपनी उस प्रियतमा की छवि के रूप आभासित हुआ। प्रियतमा के उस स्वरूप को मैंने अनुभव किया कि किस तरह से वह प्रियतम मेरी उस स्मृतियों में समाया हुआ है, मेरी चेतनाओं में समाया हुआ है, और मैं मंत्र मुग्ध हो गया था उस प्रकृति की माया में। प्रकृति के सौंदर्य रूप ने, प्रकृति ने मुझ पर अपना प्रभाव डालने लगी थी। इसलिए यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। अगली पंक्ति है बहुत ही आकर्षक और मानविकता को अभिव्यक्त करने वाली। पतझड़ था झाड़ खड़े थे, सूखी सी फुलवारी में, किसले नव कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। कवि कहता है कि मेरा जीवन तो पतझड़ के समान था, नीरस, जैसे पतझड़ में पीले पत्ते झड़ जाते हैं, शुष्कता चारों तरफ कायम हो जाती है, वातावरण यानी कि निरस सा प्रतीत होता है। कि यहाँ पर कवि कहता है, प्रियतमा के आगमन से जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया, अर्थात उसके आगमन से जो प्रकृति का स्वरूप पूरी तरह से मुरझा गया था, प्रकृति पतझड़ के समान प्रतीत हो रही थी, उसके जीवन रूपी उस जीवन में निरसता छा गई थी। वहीं उस प्रियतमा के आगमन से जैसे कोई बसंत ऋतु आ गई है, जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ गया था। ये किसके कारण हुआ? केवल प्रियतमा के आगमन से। इसमें प्रियतम की उस सुखद अनुभूति को, संयोग के क्षण को इसमें प्रकट किया है। क्या कहते हैं प्रसाद जी, देखिए। पतझड़ था झाड़ खड़े थे, कवि कह रहा है मेरे जीवन में तो केवल पतझड़ था, नीरस था मेरा जीवन। झाड़ खड़े थे, जैसे बिना बारिश के भयंकर गर्मी में पेड़ सूख करके झाड़ के समान सूख जाते हैं, झाड़ खड़े थे। झाड़ यानी व्यर्थ के, जो सूख चुका है पेड़, वो झाड़ के समान खड़े थे। यानी मेरा जो जीवन था वो पूरी तरह से निरसता से भरा हुआ था। जीवन में ना उमंग थी, ना किसी प्रकार की तरंग थी। जीवन पूरी तरह से पतझड़ के समान हो गया था, निरस हो गया था। सूखी सी फुलवारी में, इस जीवन रूपी
फुलवारी यानी फूलों की क्यारी, फुलवारी यानी फूलों की क्यारी। मेरी जो जीवन रूपी फूलों की क्यारी है वो सूख गई थी, सूख चुकी थी, कहीं पे सुखद अनुभूति नहीं हो रही थी। मेरे जीवन रूपी फूलों की जो फुलवारी थी, जो फूल खिले हुए थे, मुरझा चुके थे, सूख चुके थे, क्योंकि प्रियतमा के न रहने पर विरह की अग्नि में मैं सदैव जलता रहता था। विरह की प्रचंड अग्नि मेरे शरीर को जलाती रहती थी। मेरा जीवन पतझड़ के समान था और जीवन में निरस्ता छा गई थी, और मेरी जो फूलों की क्यारी थी अर्थात जीवन जो सुखी था वो पूरी तरह से दुख रूप में दुखी हो गया था। यानी मेरे जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं था। किसलय नव कुसुम बिछाकर, किसलय का मतलब होता है, किसलय का मतलब होता है कोमल, जो पत्ते, नव यानी नए, कुसुम यानी फूल बिछाकर। लेकिन प्रियतमा जब आई तो एक कोमल जैसे कली के समान एक ऐसा नया फूल मेरे जीवन में खिलने लगा। प्रियतमा के आगमन से, प्रियतमा के आने से मेरे जीवन में बाहर सी आ गई, मेरे जीवन में बसंत आ गया, मेरे जीवन में नई उमंग, नए जोश और जीवन में नए नए फूलों की क्यारियां छाने लगी। नए नए ऐसा लगा कि मैंने अपनी प्रियतमा के स्वागत में चारों तरफ सुंदर कोमल फूलों को उनको बिछा दिया उनके स्वागत के लिए, क्योंकि प्रियतमा आने वाली है। और प्रियतमा के आगमन के लिए मैंने जितनी भी मेरी फूलों की क्यारी थी, उन फूलों की क्यारी में खिलने वाले सुंदर फूल जो प्रियतम के आने से खिल गए थे, उन फूलों को चुन करके मैंने उनको उसके आगमन के लिए बिछा दिए थे। आए तुम इस क्यारी में। कवि महसूस करता है, कल्पना करता है कि इस जीवन रूपी क्यारी में, इस जीवन के क्षेत्र में, इस जीवन रूपी क्यारी में आए तुम इस क्यारी, क्यारी का मतलब होता है स्थान, इस जीवन रूपी स्थान पर जहाँ फूल खिलते हैं तरह तरह के, इस जीवन रूपी स्थान पर तुम प्रवेश किए थे। मेरे जीवन में पूरी तरह से बदलाव आ गया था, मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया था। मेरा जो जीवन था वो पूरी तरह से जो नीरस था, जो पूरी तरह से बिल्कुल एक जीवन का कोई उद्देश्य शेष नहीं था, लेकिन तुम्हारे आने से एक फूलों की बहार सी आ गई थी। मैंने तुम्हारे स्वागत में उन सारे फूलों को, नए फूलों को मैंने आपके आगमन में उन फूलों को बिछा दिया था तुम्हारे स्वागत के लिए। तुम्हारे आगमन की उस उपलक्ष्य में आए तुम इस क्यारी में, मेरे इस जीवन रूपी क्षेत्र में, इस जीवन के उस जीवन में, मेरे इस जीवन में पहली बार तुम आए थे। मेरी ये सुखद वो पल था, ये सुख संयोग का क्षण था, संयोग क्षण है, ये संयोग काल है। ये संयोग काल का वर्णन किया है। जब प्रियतम उस प्रियतमा के दर्शन पहली बार आते हैं तो जीवन में जो मुरझापन, जीवन मुरझा गया था, लेकिन प्रियतमा के आने से जीवन में एक नई बहार, एक नया वातावरण पूरी तरह से छा गया था। नई उमंग, नया जोश, नई स्फूर्ति जीवन में आ गई थी। कवि ने इन पद्यांशों में संयोग काल के क्षणों का सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। अब देखिए अगला पद्यांश है, यह है नायिका के सौंदर्य का चित्रण है। नायिका के सौंदर्य का चित्रण और बड़े मानवीकरण रूप में इस प्रकृति के मार्मिक चित्रण को या नायिका को बहुत ही आकर्षक शब्दों में कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रकट किया है। और ये मानवीकरण अलंकार है। इस पद्यांश में देखिए क्या कहते हैं। सरसी मुख पर घूंघट डाले, अचल में दीप छिपाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। कौतूहल का मतलब था जानने की इच्छा। कवि कल्पना करता है कि चंद्रमा, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा
जिस प्रकार से चंद्रमा रूपी नायिका जो सुंदरता में अद्वितीय है, चंद्रमा रूपी नायिका मुख पर घूंघट डाले हुए, यानी उसकी सुंदरता चंद्रमा को भी लज्जित करती है। चंद्र, या हम कह सकते हैं चंद्रमुखी रूपी नायिका जो मुख पर घूंघट डाले और आंचल में दीपक को समेटे हुए, दीपक को छिपाए हुए अब चारों तरफ अपने सौंदर्य के आलोक को फैला रही है, अपने सौंदर्य के आलोक को फैला रही है। वह अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमा है। अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमा होने के कारण कवि उसके रूप सौंदर्य के प्रति आकर्षित है। जीवन की उस गोधूली बेला में, गोधूली बेला का मतलब होता है संध्या के समय, जीवन की इस संध्या के समय, संध्या काल के समय मैंने कौतूहल जानने की इच्छा से देखा कि हे नायिका, हे प्रियतमा, तुम आए हो। ये मेरे गौरव की बात है, मेरे लिए बड़े सुख की बात है। तुम्हारा रूप सौंदर्य, तुम्हारा आकर्षक वह रूप जो बिल्कुल चंद्रमा के मुख के समान है। तुम घूंघटदार, कवि कल्पना करता है कि जैसे संध्या के समय कोई चंद्रमुखी रूपी नई नायिका नववधू अपने घूंघट पर मुख डाल करके आंचल में दीपक को छिपाए, आंचल की ओट में दीपक को जला करके अपने अपने रूप सौंदर्य का आलोक मानो सारे वातावरण में फैला रही हो। तो कवि कहता है कि हे नायिका, तुम मेरी इस जीवन की गोधूली यानी संध्या काल के समय, जब मैं पूरी तरह से निराशाओं में घिरा हुआ था, मैंने पूरी तरह से तुम्हारी प्रतीक्षा में जब मैं डूबा हुआ था, उसी क्षण तुम मेरे जीवन क्षेत्र में आए। मैंने कौतूहल से जाना, जानने की इच्छा, कौतूहल का मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा। तो मैंने जानना चाहा कि कौन आया है। मैंने देखा कि तुम आए हो, मेरी सपनों की नायिका आई है, जो मैंने कल्पना की थी, जिसका मैंने स्वप्न देखा था, जिसकी मैंने प्रतीक्षा की थी, वह मेरे जीवन में आई है। वो भी जीवन की उस संध्या काल में, जीवन की उस गोधूली बेला में। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस जीवन काल में तुम्हारे उस सुंदर रूप को मैं देख सका। तो यहाँ पर एक नववधू नायिका का सौंदर्य का चित्रण भी किया गया है। इस काव्य में मानवीकरण अलंकार है, मानवीकरण अलंकार, जहां प्रकृति पर मानव के क्रियाकलापों का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे फूल मुस्कुराना, इस प्रकार से जितने तो प्रकृति पर मानव का सर्वाधिक प्रभाव रहा है। प्रकृति ने मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित किया है। फूलों का मुस्कुराना, चांदनी रातें और वृक्षों के पीले पत्तों का गिरना, इन समस्त विधाओं में मानवीय क्रियाकलापों को झलकता है। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, हम जयशंकर प्रसाद की इस रचना आंसू में हम ये कह सकते हैं कि ये आंसू एक कवि की उस मनोव्यथा को प्रकट करने का उचित माध्यम है, जिसके माध्यम से वो अपनी नायिका की उस प्रतीक्षा के क्षणों में बहाए गए आंसुओं को हमारे सामने लिपिबद्ध करके उसे कविता के रूप में और कल्पनाबद्ध रूप में हमारे सामने रखा है। निश्चित रूप से ये कवि जयशंकर प्रसाद की एक अनमोल रचना है और इस रचना के माध्यम से मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से की गई है। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको विदित है कि छायावादी कवियों को प्रकृति के प्रति विशेष लगाव रहा है। वे अपने काव्य में प्रकृति को एक नायिका के रूप में, एक विरही हृदय के रूप में और प्रकृति के नाना रूपों को हमारे सामने रखा है। प्रकृति उनके काव्य पर सदैव विद्यमान रहती है। जिस तरह से शरीर में आत्मा का स्वरूप है, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य में एक विरह जो है, या हम कह सकते हैं प्रकृति का विरह है, वो अपने आप में उसकी अंतरात्मा है, उसकी अभिव्यक्ति है, उसकी आवाज है। तो ये आंसू काव्य निश्चित रूप से कवि जयशंकर प्रसाद का एक ऐसा काव्य है जो कवि हृदय की उस मार्मिक पीड़ा को अभिव्यक्त करता है। कवि उस
निष्ठुर और निष्ठुर अभिव्यक्ति जो नायिका है, जो कठोर हो चुकी है, जिसने प्रेतम से वो विमुख हो चुकी है, उस ये उपालंब के रूप में भी कवि ने उसे इस कविता में सामने रखा है। कवि उसके सौंदर्य को एक पल भी नहीं भूल पाता है। सदैव उसकी स्मृति में उसकी नायिका समाई रहती है। वह हर पल तारों में, फूलों में, पत्तों में, प्रकृति के कण कण में उस प्रकृति के स्वरूप को देखा है। जैसे कि मैंने देखा कि ये जो नायिका है, ये लौकिक नायिका है। हम लौकिक नायिका कह सकते हैं इसको। केवल कल्पनाओं के रूप में अगर हम देखें तो ये आध्यात्मिक स्वरूप को भी प्रकट करती है, इसलिए ये अलौकिक रूप को भी इसमें अभिव्यक्ति हुई है। कवि जयशंकर प्रसाद में अलौकिक काव्य की अभिव्यक्ति इसलिए की है ताकि काव्य में रोचकता आ सके। वैसे उनका प्रेम लौकिक ही रहा है। लौकिक प्रेम के प्रति इतनी मार्मिकता की जो अभिव्यक्ति है वो कवि के इस काव्य में देखी जा सकती है। जयशंकर प्रसाद की इस आंसू काव्य में प्रकृति के ऊपर आरोप करके प्रकृति के मनोहारी रूप का उस नायिका के सौंदर्य पर आरोप करके उससे सुंदर रूप प्रदान किया है। प्रकृति स्वयं एक नायिका के रूप में है जो पल प्रतिपल अपने सौंदर्य को निहारती है, वो सौंदर्य को प्रकट करती है। उसकी नायिका भी, स्वप्नदर्शी नायिका भी ऐसी ही है जो हर पल अपना रूप रंग बदलती रहती है। किंतु दुख इस बात का है कि उस प्रियतमा ने इस प्रियतम का सम्मान नहीं किया, अर्थात उसके प्रेम का आदर नहीं किया, प्रेम को महत्व को नहीं समझ पाई। शायद वह उसके प्रेम के महत्व को समझ पाती तो शायद आंसू नहीं गिरते। ये आंसू दिल की जुबान है, ये मन की पुकार है। इसी पुकार को कवि प्रबंध काव्य आंसू में प्रकट किया है कि किस तरह से नायिका के सौंदर्य ने उसके तन मन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। किंतु वह गृहिणी नायिका, वह ऐसी नायिका जो कठोर हृदया है, निर्दयी है, किसी भी तरह से उस प्रेतम की उस पीड़ा से अनभिज्ञ है। इसलिए कवि उस प्रेतमा को जगाना चाहता है, बताना चाहता है कि उसके प्रति उसका प्रेम कितना गहरा है, अगाध प्रेम है। जितना गंगा का जल पवित्र है, उसका प्रेम भी उतना ही पवित्र है। इन समस्त भावों की अभिव्यक्ति इन पद्यांशों में कवि जयशंकर प्रसाद ने की है। निश्चित रूप से ये छायावाद का कामायनी के बाद में आंसू काव्य एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाला एक मार्मिक काव्य है, जिसमें कवि ने अपनी कल्पनाओं को नया रंग, नए रूप में हमारे सामने रखा है। निश्चित रूप से कवि जयशंकर प्रसाद ने इस विरही वेदना को, इस विरह को, क्योंकि जितने भी छायावादी कवि हैं, उन छायावादी कवियों ने, चाहे वो पंत हो, निराला हो या महादेवी वर्मा हो, सबके काव्य में विरह की अनिवार्यता को स्वीकार किया है, क्योंकि वो विरह में ही अपनी काव्य की रचना करते हैं। उनकी विरह लौकिक भी है और अलौकिक भी है। तो इस प्रकार मैं नीर भरी दुखी की बदली, जैसे कि महादेवी वर्मा, यहाँ पर भी विरह की वेदना की अभिव्यक्ति है, उस अलौकिक सत्ता के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति है। तो इसी प्रकार कवि जयशंकर प्रसाद ने भी अपने आंसू काव्य में छायावाद के अनुरूप अपने उस हृदय की उस पीड़ा को हमारे सामने उकेरा है। निश्चित रूप से ये कवि एक प्रशंसनीय कवि है, ये एक सम्माननीय दृष्टिकोण है जिस पर हमें विचार करना होगा। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा आंसू का दूसरा पद्यांश भाग लगभग पूर्ण हो चुका है। आगामी हम तीसरे भाग, यानी हमारे जो शेष रहे आंसू काव्य की जो पद्यांश है, उनका आगामी कालांश में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच।